नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। गुजरात के मनोनीत सीएम भूपेंद्र पटेल अब से कुछ देर में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। आज सुबह से कई मंदिरों में गए हैं भूपेंद्र पटेल। नितिन पटेल जैसे नाराज नेता के घर जाकर उनको मनाया भी है। कुछ और बड़े नेताओं के भी घर पर गए हैं भूपेंद्र पटेल शपथ ग्रहण में शामिल होने। अमित शाह अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री भी पहुंच रहे हैं गुजरात। कुछ ही देर बाद शपथ ग्रहण होगा। 2:20 का समय निर्धारित है इसके लिए, लेकिन चूंकि केवल एक यानी मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण है, इसीलिए समय बहुत ज्यादा लगेगा नहीं। 18 मिनट 25 सेकंड। हम नीचे आपको काउंटडाउन भी दे रहे हैं, लेकिन इस काउंटडाउन के समय भी भूपेंद्र पटेल अलग अलग मंदिरों में पहुंच रहे हैं, वहां दर्शन पूजन कर रहे हैं। बाकी जो बीजेपी शासित राज्य हैं वहां के भी मुख्यमंत्रियों के गुजरात पहुंचने की बात है। सबको चौंकाते हुए अचानक भूपेंद्र पटेल के नाम का ऐलान हुआ था। पहली बार के एमएलए जिन्हें यह बड़ी जिम्मेदारी दी गई। हालांकि कई और नामों का, जिनमें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का भी नाम शामिल था, कई और नामों की चर्चा शुरू हुई थी, लेकिन उन सभी नामों को पीछे छोड़ते हुए भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर घोषित कर दिए गए। लेकिन आज उन्होंने नितिन पटेल से भी मुलाकात की और उसके बाद जिन तमाम मंदिरों में वो गए हैं दर्शन पूजन करने के लिए, ये सब उन जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अहमदाबाद के और गांधीनगर के ये वो तमाम मंदिर, दादा भगवान मंदिर सबसे पहले जिनके परम भक्त कहे जाते हैं, वो हनुमान मंदिर गए अहमदाबाद में, स्वामी नारायण मंदिर गए, साईं बाबा मंदिर भी और जगन्नाथ मंदिर भी अहमदाबाद में। और हर जगह उनका स्वागत जय श्री राम के नारों के साथ हुआ है। गुजरात में आगामी चुनावों से पहले वहां पर विजय रूपाणी का इस्तीफा और भूपेंद्र पटेल का मुख्यमंत्री घोषित किया जाना बहुत सारे राजनीतिक संकेत भी देता है। अब से कुछ देर बाद शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होगा और शपथ ग्रहण में जो मेहमान आने वाले हैं उनकी भी तस्वीर देख लीजिए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री आएंगे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आएंगे, गोवा के मुख्यमंत्री आएंगे। गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे ही वहां पर, क्योंकि जिस विधानसभा क्षेत्र से एमएलए हैं पटेल, वहीं से वो दरअसल गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र के अधीन ही पड़ता है। बहुत सारी चीजें हैं जो उनके पक्ष में गई हैं। एक अच्छे कुशल प्रशासक माने जाते हैं, नगर निगम की सियासत करते रहे हैं, निगम में स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन रहे हैं भूपेंद्र पटेल। तो भले ही मुख्यमंत्री के तौर पर अचानक, इससे पहले क्योंकि किसी मंत्रिमंडल को उन्होंने नहीं संभाला है, किसी मंत्री पद को उन्होंने नहीं संभाला है, इसीलिए पहली बार के एमएलए और सीएम, बहुत सारी समानताएं आप और भी देख सकते हैं इसमें। लेकिन कड़वा पटेल समुदाय से आते हैं। पटेल समुदाय बीजेपी का पारंपरिक वोटर भी है। पिछले विधानसभा चुनावों से पहले उनकी नाराजगी जाहिर हुई थी और हमने देखा था कि किस तरीके से विधानसभा चुनावों में जीत के लिए भी भारतीय जनता पार्टी को संघर्ष करना पड़ा था। क्या यह उस तरफ एक कदम है या फिर इसके पीछे और भी वजह है? हमारे साथ हमारी संवाददाता गोपी घांगर सीधे गुजरात से जुड़ रही हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रभु चावला, कंसल्टिंग एडिटर आईटीजी जुड़ रहे हैं। गोपी, अभी और भी मंदिरों में पहुंच रहे हैं या अब शपथ ग्रहण का कार्यक्रम ही बाकी है?
बिल्कुल श्वेता, आपको बता दूं कि अब शपथ ग्रहण का कार्यक्रम ही बाकी है और 2:20 पे शपथ ग्रहण कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। आपको दिखाते हैं यहाँ का नज़ारा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारे जो विधायक है, बीजेपी के जितने भी ऑफिस बेरर है, इसके अलावा जो आरएसएस और वीएचपी के साथ जुड़े हुए लोग हैं वो भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। सारे लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं और 2:20 पर ये शपथ ग्रहण समारोह जो है वो शुरू हो जाएगा। फिलहाल अगर बात करें तो फिलहाल भूपेंद्र पटेल जो गांधीनगर सर्किट हाउस है वहाँ पे अमित शाह के साथ वो मौजूद है। इसके अलावा वहाँ पे जो 4 राज्य के अलग सीएम आए हुए हैं वो भी वहाँ पे मौजूद है। आपको दिखाते हैं ये सारे जो मंत्रिमंडल के ये सारे जो लोग हैं, विधायक है या ऑफिस बेरर है बीजेपी के, तो वही उनका जो पूरा परिवार है वो भी यहाँ पे पहुंचा हुआ है और वो भी यहाँ पे जो उनके परिवार के सदस्य हैं, उनका बेटा हो या बेटी हो, हर कोई यहाँ पे पहुंचा हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये जो लोग हैं ये सारे बीजेपी के साथ जुड़े हुए लोग हैं, लेकिन यहाँ की जो पहली रो है उसमें उनका पूरा परिवार बैठा हुआ है। उनका बेटा, उनकी पत्नी और उनके पूरे परिवार के सदस्य यहाँ पे मौजूद है। हालांकि श्वेता, बहुत दिलचस्प है, जब मैंने उनकी पत्नी के साथ बात की तो उनकी पत्नी ने मुझे कहा कि हमें भी टीवी के जरिए पता चला कि भूपेंद्र पटेल को अब नया मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। और जैसे ही, क्योंकि उनकी पत्नी का जिस तरीके का रिएक्शन था कि हम तो समझ ही नहीं पाए थे कि ये क्या हुआ। सीधे सीधे कह सकते हैं कि परिवार के लिए भी ये एक सरप्राइज के तौर पर थे। खुद भूपेंद्र पटेल की अगर बात की जाए तो भूपेंद्र पटेल के लिए भी एक सरप्राइज से ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि कल सुबह उनका जो कार्यक्रम था उनके चुनाव क्षेत्र में वृक्षारोपण का उनका कार्यक्रम था, वहाँ पे वो मौजूद थे। उन्हें पता नहीं था, हालांकि जिस वक्त उनके नाम की घोषणा हुई वो खुद बीजेपी विधायक दल की मीटिंग में 4थी या 5वीं रो में बैठे हुए थे और अचानक से उनको भी एक लगा कि ये कैसे हुआ। चलिए, जो बातचीत आपने की है उनके परिवार वालों से गोपी, वो सुनवा देते हैं और उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि वाकई अगर घर वाले कह रहे हैं कि वो आश्चर्यचकित थे, अगर पत्नी कह रही हैं तो, और जिस तरह से गोपी भी बता रही है कि जिस क्रम में वो बैठे हुए थे उसे लेकर भी कोई कुछ संकेत नहीं ले सकता था। सुनिए। नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल का शपथ ग्रहण समारोह होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह की जो तैयारियां है वो शुरू हो चुकी है। लगभग यहाँ पे जब 2:20 पर ये शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत होगी, उससे पहले उनका जो पूरा परिवार है वो यहाँ पे आया हुआ है। उनकी पत्नी, उनका बेटा, उनकी जो बेटे की बहू है, छोटी सी जो बच्ची आपको दिख रही है, ये उनकी पोती है और पूरा परिवार यहाँ पे उनकी बेटी के साथ यहाँ पे ये पूरा परिवार यहाँ पे बैठा हुआ है। आप देख सकते हैं कि भूपेंद्र पटेल जो कि अब गुजरात के नए मुख्यमंत्री पद के शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं, उनका पूरा परिवार यहाँ पे बैठा हुआ है और वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। कोशिश करते हैं उनकी पत्नी से बात करने की कि वो क्या कहती है। मैम, ये बताइए कैसा लगा आपको जब आपने पहली बार सुना था कल? बहुत अच्छा, बहुत खुशी हुई थी जब पहली बार हमने सुना नहीं तो हमको एक्साइटमेंट थे कि कैसे हुआ। आपको यकीन हो रहा है कि मतलब आपने कभी सोचा था कि मुख्यमंत्री होंगे? नहीं सोचा था, लेकिन वो जो कामगिरी जो करते थे नहीं, इससे ऐसा था कि पार्टी कुछ तो जवाबदारी देंगी, बाकी यकीन नहीं था कि इतनी मोटी जवाबदारी देगी है। कैसे ये खबर कैसे मिली आपको? टीवी के न्यूज देखती थी तब मेरे को मालूम हुआ। बिल्कुल, टीवी पे उन्हें ये खबर मिली, यकीन नहीं हो पा रहा था उनको कि इतनी बड़ी खबर उन तक पहुंचेगी। और जो उनके परिवार के दूसरे सदस्य हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। उनके बेटे सब यहाँ पे उपस्थित है, उन्हीं से बात करते हैं। अनुज, ये बताइए क्या कहेंगे, आज शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है, कितने खुश है? परिवार वालों का क्या कहना है? बहुत खुश है और बहुत आनंद है। क्या उम्मीद रखते हैं अब गुजरात को किस और ले जाएंगे भूपेंद्र भाई? वो जो काम करते आए हैं और वो आगे बढ़ेगा और सभी को साथ में लेके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बिल्कुल, सबको साथ में लेके आगे बढ़ेंगे, यही उम्मीद रखते हैं परिवार के सदस्य। आप देख सकते हैं ये छोटी सी बच्ची जो है वो उनकी पोती है, उससे भी बात करते हैं। बेटा, दादा के लिए क्या कहेंगी आप? दादा के लिए कुछ कहेंगी? बिल्कुल, आप देख सकते हैं ये छोटी सी बच्ची है जो उनके बेटे की बेटी है और उनका ये पूरा परिवार जो है वो यहाँ पे मौजूद है। उनकी बेटी भी यहाँ पे मौजूद है, उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि क्या कहेंगे आप? उम्मीद थी कि इस तरीके से अचानक से मुख्यमंत्री पद की कुर्सी मिल जाएगी?
नहीं, बिल्कुल उम्मीद तो नहीं थी, डिजर्विंग थे शायद, पर बहुत खुश है सब। ये बताइए कि जब खबर मिली तो कैसे मिली आप लोगों को? कहीं पे अंदाजा था? नहीं, अंदाजा नहीं था, रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के फोन आने लगे तब पता चला। बिल्कुल, रिलेटिव्स और फ्रेंड के फोन आए तब उन्हें पता चला कि उनके पिताजी जो है वो अब गुजरात के नए मुख्यमंत्री बनने के लिए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं पूरा परिवार जो है वो यहाँ पे शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए पहुंच चुका है। 2:20 पर शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें 4 राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। कैमरामैन साजिद आलम के साथ गोपी घांगर, गांधीनगर आज तक। प्रभु, बहुत सामान्य नहीं है कि जो व्यक्ति अभी मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण करने जा रहा हो उसका परिवार ये बता रहा हो कि उन्हें टीवी पर देखकर पता चला। देखिए, राजनीति का विश्लेषण तो बहुत कुछ हो सकता है कि क्या वाकई भूपेंद्र पटेल जी को पता था कि नहीं पता था और परिवार वालों को पता था कि नहीं, लेकिन ये बहुत अजीब सी चीज है। और सचमुच में किसी को तो अंदेशा नहीं था, आहट नहीं था, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? क्या सचमुच में इतना बड़ा कदम उठाने की आवश्यकता इस समय गुजरात में आ गई थी भारतीय जनता पार्टी के सामने? चुनाव से पहले मुख्यमंत्री का परिवर्तन एक प्रथा रही है, कांग्रेस में रही पहले शुरू से ही, क्योंकि मैं 40 साल से पत्रकारिता करता हूँ। तब देखता था कि कांग्रेस के लोग इलेक्शन से 1 साल पहले या 6 महीने पहले चीफ मिनिस्टर का परिवर्तन कर देते थे ताकि एंटी इनकम्बेंसी वहां पर वोट नहीं पड़े। यहाँ पर भी आपने देखा होगा, जब मोदी जी गए थे, उनसे पहले केशुभाई जी की जगह गए थे, तब भी चुनाव से पहले उनको भेजा गया था। उस वक्त 3 चीफ मिनिस्टर के लिए कैंडिडेट बदले गए थे। आपको याद होगा कि उमा भारती मध्य प्रदेश भेजी गई थी तब, और अपनी वसुंधरा राजस्थान में भेजी गई थी। तो एक प्रथा आती है कि जब लगता है कि चुनाव आने वाले हैं और कहीं एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बन रहा है, तो हर पॉलिटिकल पार्टी का एक्सपेरिमेंट करती के चेंज करते रहे। तो गुजरात में तो ऐसी भाई 3500 चीफ मिनिस्टर होंगे जो भी सेरेमनी होगी पिछले 60 साल के अंदर, जब से गुजरात प्रदेश बना है। 35वां व्यक्ति जो है चीफ मिनिस्टर बनेगा। हालांकि 17 व्यक्ति बन चुके हैं, उन 17 में से केवल एक व्यक्ति है जिसने अपनी पूरी टर्म 5 साल की 1 साल में पूरी की होगी, उसका नाम है मिस्टर नरेंद्र मोदी। उससे पहले किसी भी मुख्यमंत्री ने 5 साल की अपनी पूरी टर्म पूरी नहीं की। 17 व्यक्ति जो बने हैं उसमें से मोदी जी ने ही अपनी 3 टर्म जो है 5 साल की पूरी नहीं की, बल्कि 2 की एकदम पूरी। तो मेरे को लगता है कि वहां पर ये प्रथा रही है, चुनाव से आने से पहले वहां पर डिफेक्शन होते रहे, ये होते रहे। तो मेरे को लगता है कि मोदी जो एक सरप्राइज का एलिमेंट रखते हैं, जब से वो राजनीति में आए हैं हर तरह की सरप्राइज देते रहते हैं। तो जब उनके परिवार के लोग कह रहे थे हमारे को पता नहीं था, जब हम पत्रकार लोगों को नहीं पता था, हम जितने नाम चला रहे थे उसमें एक भी नहीं बना, तो उनके परिवार को तो बाद में बताया ही गया होगा कि मोदी जी सरप्राइज देने में विश्वास रखते हैं कि पटेल आ गया, पटेल की जरूरत है। एक राजनीतिक कंपल्शन हो सकती है, परंतु मेरे को लगता है मोदी जी के लिए ऐसी कोई कंपल्शन नहीं है कि वो किसी कास्ट को लेकर के चलते हैं। उनको लगता है कि नया व्यक्ति होना चाहिए, नया चेहरा होना चाहिए। एक्सीडेंटली वो पटेल है या कलेवा पटेल है या दूसरा पटेल है, राजनीति में उनके सामने बैठते नहीं। उनको लगता है फैक्शन का कोई आदमी होना चाहिए। हालांकि जब आनंदी बहन उनकी जगह आई थी, मुझे लगता थी वो उनकी काफी नजदीक थी, इसलिए उनको बनाया गया। उसके बाद अगर रूपानी साहब आए, वो पहली बार आए कि जो पटेल से नहीं थे, जैन समाज से संबंध रखते थे, कि वो गुजरात के अपने शाह साहब के नजदीक है। तो इस बार देखिए, डीमोनेटाइजेशन से लेकर के 370 तक जितने भी गवर्नर अपॉइंट किए, जितने मंत्री अपॉइंट किए, IAS, IFS, तो मोदी जी की एक तरीका है कि वो सरप्राइज देते हैं और ऐसे व्यक्ति को चुनते हैं जिसके बारे में लोग सोच भी नहीं सकते। उनका यह है कि वर्कर जो है, जिसको अभी तक किसी ने कुछ नहीं दिया, उसको ही ऐसा एक बार देना चाहिए, नई लीडरशिप खड़ी करनी चाहिए। तो जितने भी नए चीफ मिनिस्टर आए, आपने देखा आधा दर्जन से ज्यादा से चीफ मिनिस्टर हैं जो कभी मंत्री भी नहीं रहे उनसे की पहले उससे ना ऑफिस बेयर भी रहे, उनको भी मुख्यमंत्री बना दिया गया है। जैसे आप देख सकते हैं, यूपी में भी हुआ, त्रिपुरा में भी हुआ, आपने देखा वहां पर महाराष्ट्र में हुआ, और पड़ोसी देश प्रदेश हरियाणा में भी हुआ। ये सरप्राइज एलिमेंट और नए लोगों को लाना जिनका किसी भी फैक्शन या पुरानी पीढ़ी के साथ संबंध नहीं है, ये मोदी जी की एक राजनीति है। उसी के अनुसार यहाँ पर इनका भूपेंद्र जी का चुनाव किया गया है। उसमें सरप्राइज नहीं है, चुनाव आ रहा है, 5 साल से ऊपर हो गए अपने रूपानी जी के, 2 टर्म में हुए उनके, 1 टर्म में नहीं हुआ। चुनाव से पहले एक और एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। पटेल आ गए, ये जरूरी है, पर मेरे को लगता है कि ये उनकी एक सरप्राइज एलिमेंट है। जी, क्योंकि एक दूसरे पटेल की बात चल रही थी, नितिन पटेल,
और भूपेंद्र पटेल आज सुबह पहुंचे, डिप्टी सीएम नितिन पटेल के घर गए, उनको मनाया, दोनों गर्मजोशी से मिले, बाहर निकले तो दोनों ने विक्ट्री साइन भी दिखाया। हालांकि कुछ देर बाद नितिन पटेल का दर्द सामने आया, उनकी आंखों से आंसू छलक गए। મને મોટો તમે બનાવ્યો છે। આજે મારું જે સ્થાન છે એ કડી અને મહેસાણાના આભારી છે, ભારતીય જનતા પક્ષને આભારી છે। એટલે હું કોઈ मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। नहीं, कोई दर्द नहीं होता है। हमने भी कई लोगों को एमएलए की टिकट नहीं दी है, एमपी की टिकट नहीं दी है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में कॉरपोरेशन की टिकट नहीं दी है। हमने भी ये सब निर्णय किए हैं, तो निर्णय तो करना ही पड़ता है। सबको सब दे दो ऐसा तो कोई भी जगह नहीं हो सकता। और पार्टी को जो ठीक लगा आने वाले समय के लिए, अभी के समय के लिए, इस प्रकार का हमारे नेतृत्व ने निर्णय किया है। नितिन पटेल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, जब वो दरअसल सवालों का जवाब देने में भी खुद को समझाते हुए ज्यादा नजर आए। अमित शाह पहुंच चुके हैं वहां पर, मंच पर। हम सीधे आपको गोपी के पास लिए चलते हैं और वहां की तस्वीरें दिखाते हैं। गोपी, गोपी आवाज आ रही है आपको? जी श्वेता, आपका सवाल शपथ ग्रहण का समय हो चुका है। 2:17 हो रहे हैं और 3 मिनट बाद यानी 2:20 का समय दिया गया था इसके लिए। परिवार वाले अग्रिम पंक्ति पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हों, इसके अलावा गोवा के मुख्यमंत्री, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सब वहां पर पहुंचे। अमित शाह भी वहां पहुंच चुके हैं और अब शपथ ग्रहण की शुरुआत वहां पर होने वाली है। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये कि अव्वल तो विजय रूपाणी का इस्तीफा आना और उसके बाद जिन नामों पर अटकलें शुरू हुई उन सबको छकाते हुए भूपेंद्र पटेल का मुख्यमंत्री बन जाना। दादा क्या कर रहे हो दादा? આપણું સદભાગ્ય છે કે આજે આપણી સાથે ભારત સરકારના हिमांशु मिश्रा भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। हिमांशु, अब तो स्टाइल बन चुका है, अब इसमें न तो पत्रकारों को, न मुझे लगता है नेताओं को खुद जिनका नाम उछलता है चलता है कि कौन बन सकता है, किस पद पर आसीन हो सकता है, उन्हें भी बहुत ज्यादा उम्मीदें रह नहीं जाती हैं। लेकिन इन सारी चीजों के बीच अगर हम आज भूपेंद्र पटेल को शपथ ग्रहण करते हुए देख रहे हैं तो उनकी वो कौन सी खासियतें हैं जिस पर दांव लगाकर भारतीय जनता पार्टी ने यह फैसला किया है? देखिए श्वेता, बिल्कुल ये बात जरूर है कि जो प्रधानमंत्री की कार्य करने की शैली है वो बहुत डिफरेंट है। किस कार्यकर्ता को उठाकर वो सिंहासन पे पहुंचा देंगे ये कोई नहीं जानता है। प्रभु चावला जी भी ये बात कह रहे थे कि कयास नहीं लगाने चाहिए आज की बीजेपी के का जो नेतृत्व है उसको लेकर। आप देखिए पुष्कर सिंह धामी 2 बार के विधायक है, कभी मंत्री नहीं बने, वो मंत्री बन गए। त्रिपुरा से विप्लव देव है, वो मनोहर लाल खट्टर, बहुत इस तरीके के एग्जाम्पल्स है। लेकिन संगठन और सरकार की समझ जो रखता है उनको वो आगे लेके आते हैं और कैसे कोऑर्डिनेशन होगा। भूपेंद्र सिंह पटेल एक ऐसा नाम है जो 2017 के विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा वोटों से अगर कोई विधानसभा चुनाव जीते थे तो भूपेंद्र सिंह ने वो चुनाव जीता था। उनका एक लंबा एक्सपीरियंस है, वो कॉर्पोरेशन में रहे हैं, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन रहे हैं, मेयर रहे हैं, उसके बाद विधायक बने हैं। और इसीलिए एक तरीके से पाटीदारों को साधने की कोशिश और संगठन में उनकी जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को चुनाव के अंदर दर्शाया कि सबसे ज्यादा वोटों से वो चुनाव जीत सकते हैं। हम सब उम्मीद लगा रहे थे सीआर पाटिल की भी, जो लोकसभा के अंदर सबसे ज्यादा वोटों से जीत कर आए थे, न सिर्फ गुजरात में बल्कि पूरे भारत में, उनको मुख्यमंत्री। लेकिन दाव जो प्रधानमंत्री ने लगा, श्री भूपेंद्र भाई रजनीकांत पटेल जी।
गया। ठीक है। हूँ भूपेंद्र भाई रजनीकांत पटेल ईश्वर ने नामे सोगंद लऊं छूं के કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે હું સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ હું ભારતના સાર્વભૌમત્વનું અને અખંડતાનું સમર્થન કરીશ અને હું ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી તરીકેના મારા કર્તવ્યો શ્રદ્ધાપૂર્વક અને અંતઃકરણપૂર્વક બજાવીશ અને ભય કે પક્ષપાત રાગ કે દ્વેષ વિના તમામ લોકો સાથે સંવિધાન અને કાયદા અનુસાર ન્યાયપૂર્વક વર્તીશ હું ભૂપેન્દ્રભાઈ રજનીકાંત પટેલ ઈશ્વરને નામે સોગંદ લઉં છું કે હું ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી તરીકે જે કોઈ બાબત મારી વિચારણા માટે લાવવામાં આવશે અથવા મારા જાણવામાં આવશે તેની જાણ એવા મુખ્યમંત્રી તરીકેના મારા કર્તવ્યોના યોગ્ય પાલન માટે આવશ્યક હોય તે સિવાય પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે કોઈ પણ વ્યક્તિ અથવા વ્યક્તિઓને કરીશ નહીં અથવા તેની કે તેમની આગળ તેને પ્રગટ કરીશ નહીં भूपेंद्र पटेल गुजरात के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। शपथ ग्रहण उनका पूरा हो चुका है। गोपी घांगर वहीं पर मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी के शासित अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री इस समय मंच पर भी मौजूद हैं। मनोहर लाल खट्टर हो, बोम्मई हो, शिवराज सिंह चौहान हो, सब वहां पर मौजूद हैं। अमित शाह वहां पर मौजूद हैं। और गोपी, गुजरात में एक ऐसे समय की शुरुआत, मुझे याद है पिछले विधानसभा चुनावों में अधिकतर लोगों की शिकायत यह रहती थी कि चूंकि जो पुराने हो चुके होते हैं मंत्री या नेता, वो बहुत ज्यादा आगे आकर मदद नहीं करते हैं, अहंकार की शिकायतें सब करते थे। अगर हम एक पहली बार के एमएलए को एक मुख्यमंत्री बनते हुए गुजरात में देख रहे हैं, क्या इसके पीछे थोड़ी सी उन लोगों की शिकायत भी नजर आती है? अगर हम जाति को वाकई छोड़ देते हैं, जैसे प्रभु कह रहे हैं कि ये इत्तेफाक भी हो सकता है कि वो पटेल हैं, वो एक नेता थे जो परफॉर्म कर सकते हैं, एक प्रशासक के तौर पर प्रूव कर सकते हैं खुद को। સૌ રાષ્ટ્રગીત માટે પોતપોતાના સ્થાને ઊભા થઈએ।
राष्ट्रगान के साथ शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ है। भूपेंद्र पटेल गृह मंत्री अमित शाह के साथ और बाकी प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों का अभिवादन भी स्वीकार करते हुए इस समय नजर आ रहे हैं। गोपी, आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल श्वेता, आपकी आवाज आ रही है। तो अचानक अगर शुक्रवार को यह बातचीत हुई होती गोपी कि गुजरात में इतना बड़ा फेरबदल होने वाला है, तो उनका परिवार क्या किसी को इस बात का अंदेशा नहीं था। आज गुजरात का मुख्यमंत्री बदल चुका है और ये जो सवाल मैं आपसे पूछ रही थी कि पिछले बार के विधानसभा चुनावों में बहुत लोगों की शिकायत ये रहती थी कि भारतीय जनता पार्टी के कई नेता बहुत अहंकार के साथ मिलते हैं और जो स्थानीय लोग हैं उनकी बातें नहीं सुनते। ये एक ऐसा व्यक्ति हमें दिख रहा है जो कभी मंत्री पद पर नहीं बैठा है, पहली बार का एमएलए है, बहुत बड़े मार्जिन से जरूर जीत कर आया है, लेकिन छवि एक प्रशासक की है। बिल्कुल श्वेता, इनकी छवि एक प्रशासक की है। फिलहाल तो मैं आपको वो दृश्य दिखाती हूँ कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे लोगों को वो मिल रहा है, जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं उनके साथ उनकी बातचीत अभी चल रही है, उनका अभिवादन किया जा रहा है। और भूपेंद्र पटेल के लिए अगर श्वेता बताऊं मैं आपको, तो भूपेंद्र पटेल जब कॉरपोरेशन के अंदर थे, अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन थे, तो उनके लिए ये कहा जाता है कि वो कभी नेता की तरह काम नहीं करते थे। वो जब भी मतलब लोगों से मिलते थे तो इतने अपनेपन से मिलते थे और उनकी यही वो खासियत है कि शायद जो नए एक चेहरे की तलाश थी 2022 के चुनाव को जीतने की तलाश थी, उसके लिए बीजेपी ने इन्हीं के चेहरे को पसंद किया। और खास करके अगर बताएं तो श्वेता, आप देखिए समीकरण बेहद दिलचस्प है कि भूपेंद्र पटेल जो कि घाटलोड़िया में आनंदीबेन पटेल जब यहाँ से गवर्नर बन के मध्य प्रदेश गई तो उनकी सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा था। आनंदीबेन के बेहद करीबियों में से माने जाते थे, लेकिन आज माना जा रहा है कि वो अमित शाह के बेहद करीबियों में से एक है। यानी आनंदीबेन पटेल हो या अमित शाह हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, हर किसी ने इनके नाम पे हामी भरी है। यानी अब गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर इन्होंने जो कारभार संभाल लिया है। श्वेता, आपको बता दूं कि आज सुबह हालांकि शपथ ग्रहण तो अभी अभी हुआ है, लेकिन जामनगर के अंदर जो 22 इंच बारिश हुई है, जिसकी वजह से कई गाँव के अंदर लोग फंसे हुए हैं, तो उनको लेकर भी उन्होंने जामनगर के कलेक्टर के साथ बातचीत की है। रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर बातचीत की है, किस तरीके से उनको हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट करवाया जाए, उसको लेकर भी उन्होंने यहाँ पे कलेक्टर के साथ बातचीत की है। यानी उन्होंने अपना जो कार्यभार है वो पूरी तरीके से अब संभाल लिया है। तो कहीं ना कहीं जो उनकी एक साफ छवि है, उसी छवि के साथ बीजेपी 2022 में चुनाव लड़ना चाहती है और हो सकता है कि यही साफ छवि और पाटीदार चेहरा, ये दोनों मिलकर भूपेंद्र पटेल और खास करके बीजेपी की नैया को 2022 में पार करवा सकते हैं। श्वेता, प्रभु, भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे एक्शंस रहे। हम केंद्रीय कैबिनेट को भी अगर हम देख लें तो बहुत सारे ऐसे चेहरे जो चुनाव में नहीं उतरते हैं, लेकिन वो एक प्रशासक के तौर पर उन्हें एक अहम मंत्री पद दे दिया गया। मुख्यमंत्रियों को लेकर भी ऐसे एक्सपेरिमेंट किए गए, कहीं पर फेल किए, कहीं पर सक्सेसफुल हुए। क्या भूपेंद्र पटेल उसी एक एक्सपेरिमेंट के एक एक्सटेंशन के तौर पर हम देखें? मैं इसको और तरीके से देखता हूं, क्योंकि मैंने कहा जितने भी मुख्यमंत्री आए हैं 2014 के बाद, सारे के सारे लगभग नए चेहरे हैं। तो मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी की बनाई गई सरकार, उनका मोदीकरण हो रहा है धीरे धीरे। कोई भी नाम किसी का ले, अमित शाह के करीब है या किसी और के करीब है, अमित शाह बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने ही नए नेताओं को चुना है, नए लोगों को टिकटें दी हैं। परंतु जो भी मुख्यमंत्री बनते जा रहे हैं उनके ऊपर मोदी की छाप है। पाटीदार की बात हो रही है। उनको चुना गया इसलिए कि मोदी जी की नजर उनके ऊपर पड़ी होगी। मैंने पहले भी कहा कि सरप्राइज के ऊपर विश्वास रखते हैं। वो ऐसे लोगों को कभी भी आगे नहीं लाते जो दिखाई देते हैं उनके नजदीक है, उनको नहीं बनाते कभी भी। वो जितने भी नाम आते हैं, आपने मुख्यमंत्रियों को देखे होंगे, कभी उनका सुना था कि वो मोदी जी को कभी मिलते थे उनसे पहले या उनके आसपास दिखाई देते थे। चाहे आप देवेंद्र फडणवीस को ले लें, चाहे आप अपने त्रिपुरा के मुख्यमंत्री को ले लें, चाहे कहीं से भी ले लें। भाई क्या पाटीदार से शुरू किया है। भारतीय जनता पार्टी की पहली पारी भी जो है केशुभाई पटेल के जमाने से शुरू हुई थी 25 साल पहले, और आज फिर एक पाटीदार जाकर के बना है मुख्यमंत्री वहां पर। उसके बीच में थोड़ी देर के लिए आनंदीबेन पटेल जरूर आई थी, परंतु उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के वहां पर बैकवर्ड किस्म के लोग जो है बैकवर्ड कास्ट से आते हैं। और मोदी जी ने लगातार 12 साल 25 साल में से राज किया है। तो आप इस कास्ट के ऊपर मेरे को लगता है ज्यादा एम्फेसिस करना, इससे ये होगा कि मोदी जी की चुनाव जो है इसलिए किया कि वो पाटीदार है, नहीं,
मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। मैं ये जरूर समझता हूं कि पाटीदार एक्सीडेंटल है, ऐसे वर्कर को चुना है जिसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। उनकी उम्र भी कम है, ज्यादा नहीं है जितने वहां पर लोग हैं। तो नया एक्सपेरिमेंट, नई लीडरशिप फ्यूचर के लिए खड़ी हो, ये एक उनका प्रश्न रहा है, तो उसी के अंदर वो फिट बैठते हैं। चुनाव से पहले एक नया चेहरा, क्लीन चेहरा जैसे उनके कह रहे हैं, उनके बारे में मैं भी ज्यादा नहीं जानता क्योंकि मैं भी कभी उनको मिला नहीं हूँ। परंतु जिस तरह का एक्सपेरिमेंट मोदी करते आ रहे हैं पिछले 6 साल के, उसी कड़ी के अंदर इनका चुनाव फिट बैठता है, ताकि नया चुनाव नए चेहरे के साथ, नए नारे के साथ शुरू किया। हिमांशु, आज सुबह सुबह वो नितिन पटेल से जरूर मिले, लेकिन नाम और भी कई सारे सर्कुलेट कर रहे थे, जिनमें एक नाम केंद्र के स्वास्थ्य मंत्री का भी था। अब ये जो नाराजगी है वो सिर्फ स्थानीय नेताओं में रहेगी या फिर यहां पर भी थोड़ा सा डैमेज कंट्रोल करने की जरूरत पड़ेगी? देखिए श्वेता, मुझे नहीं लगता कि किसी की नाराजगी रहेगी, क्योंकि लीडरशिप मजबूत है। जो है कहा जा सकता है कि आप कोई ऐसा कारण नहीं रहेगा, क्योंकि आप देखिए कि इनको भी प्रमोट किया गया है, मनसुख मांडविया को प्रमोट किया गया, साथ ही साथ जो है पुरुषोत्तम रूपाला को भी प्रमोट किया गया और 3 नए मंत्री बनाए गए हैं। तो इसीलिए कहा जा सकता है कि इनको किसी तरीके से जो है इनकी नाराजगी नहीं रहेगी। स्थानीय नेताओं की नाराजगी अब देखना यह है कि कैसे दूर की जाएगी, क्योंकि बहुत से नए मंत्री बनाए जाएंगे। अगर नितिन पटेल, क्योंकि पिछले जो हिमांशु, मैं 1 मिनट आपको रोक रही हूं। गोपी के साथ कोई है जी? गोपी, बिल्कुल श्वेता, मैं आपको बताऊं कि मेरे साथ विश्व उमिया धाम फाउंडेशन जो है, जो कि पाटीदारों की उमिया माता संस्थान देखिए उमिया माता संस्थान ऊंजा, जो कि पाटीदारों की कुल देवी कही जाती है, और उसके जो ट्रस्टी है, उसके प्रमुख जो अध्यक्ष है, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। उन्हीं से बातचीत करते हैं कि भूपेंद्र पटेल, कहा जाता है कि पाटीदार मुख्यमंत्री होनी चाहिए, मांग बहुत टाइम से थी आप लोगों की, खुश हुए हैं आप लोग पाटीदार? कड़वा पाटीदार कुटी उमिया माता संस्थान ये वर्षों की कड़वा पाटीदार समाज। हिंदी में बताइए। हिंदी में बताओ। हाँ, विश्व का कड़वा पाटीदारों का बड़ा धार्मिक स्थल उमिया माता संस्थान ऊंझा में है, और मेरे कड़वा पाटीदार समाज के पहली दफे मुख्यमंत्री बन रहे, उसका उत्साह उमंग हो, ये स्वाभाविक है। और पाटीदार समाज वो सबको साथ लेकर चलने वाला समाज है, और कभी भी उन्होंने कौमवाद को पोसा नहीं है। अभी भूपेंद्र भाई भी इसी तरह से सबको साथ लेकर चलेगा, और गुजरात की विकास यात्रा है वो सबका साथ लेकर आगे बढ़ेगा, और गुजरात की 6.5 करोड़ की जनता अच्छी तरह से आगे बढ़े और सुखी संपन्न बने, ऐसी माँ उमिया उनके आशीर्वाद दे। लेकिन ये बताइए कि 2017 में पाटीदार बीजेपी के साथ नहीं थे, अब क्या 2022 में पाटीदार बीजेपी के साथ होंगे जब उनके मुख्यमंत्री हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है। पॉलिटिकल रीते मतों का विभाजित तो हो सकता है, कभी भी कोई भी पार्टी है वो इसका विभाजित हो रहता है। ऐसी तरह से ऐसा नहीं है पाटीदार समाज भाजपा के साथ नहीं, ऐसा नहीं है। विचार श्रेणी अलग अलग होती है, लेकिन बड़े लोग जो पाटीदार समाज के जो है वो हमेशा हिंदू विचार श्रेणी के साथ रहते हैं, इसी तरह से वो भी पाटीदार समाज काम करते हैं। आप बताइए, क्या पाटीदार अब बीजेपी के साथ रहेंगे? क्योंकि 2017 में तो हमने देखा था कि 99 तक सिमट गई थी बीजेपी। विश्व का कड़वा पाटीदारों का श्रद्धा का केंद्र उमिया माता संस्थान ऊंझा, उसका मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ दिलीप भाई नेताजी। आपका जो प्रश्न हुआ, पाटीदार समाज हमेशा, हमारा प्रमुख श्री ने बताया कि वो थोड़ा हिंदू धर्म आधारित धार्मिक भावना से जुड़ा हुआ समाज है। स्वाभाविक रीते देखते हैं कोई भी चुनाव होता है तो पाटीदार समाज हमेशा पॉलिटिकल रीते उनका विचार हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ रहता है। फिर भी लोकशाही के अंदर सबका अपना अपना विचार होता है, सब अपने अपने विचार से राजकीय लेवले अपना अपना हिसाब से हम मत देते हैं। लेकिन क्या लगता है, कड़वा पाटीदार पहली बार मुख्यमंत्री बने? अब तक जितने भी मुख्यमंत्री पाटीदार समाज से बने वो लेवा पटेल ही बने, पहली बार कड़वा पाटीदार को बनाया गया है।
हम कड़वा और लेवा में विभाजित नहीं करते हैं, लेकिन पाटीदार समाज का मुख्यमंत्री बना है उसका गौरव है हमको, विशेष गौरव। कड़वा पाटीदार समाज का पहली बार मुख्यमंत्री बना है उसका भी विशेष गौरव है। पाटीदार समाज की हमेशा एक ऐतिहासिक हमारा संस्कार रहा है कि पाटीदार समाज सबको साथ में लेकर चलने वाला समाज है। सबको पहले से हमारा समाज ने सभी को साथ में लेकर सभी को कई देकर समाज ने काम किया। इस तरह इस दफ़े भी जो कड़वा पाटीदार समाज पहली दफ़े मुख्यमंत्री बना है तो वो भी पूरा गुजरात को सबको साथ में लेकर काम करेंगे। बिल्कुल, देखिए पाटीदार समाज के लोग हैं, पाटीदार समाज जिस तरीके से, क्योंकि गुजरात के अंदर कड़वा और लेवा पाटीदार ये दो पाटीदार है, उसमें भी जो भूपेंद्र पटेल है वो कड़वा पाटीदार है और पहली बार कड़वा पाटीदार को मुख्यमंत्री पद दिया गया है। यानी आनंदीबेन पटेल हो या केशुभाई पटेल हो, ये लोग लेवा पटेल कम्युनिटी से आते थे, लेकिन पहली बार कड़वा पाटीदार को बनाया गया है। यानी कहीं ना कहीं पाटीदारों को मनाने, आपको लगता है कि बीजेपी ने पाटीदारों को मनाने की ये पूरी कोशिश की है? वो सब पार्टियां अपना फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए काम करते हैं। बिल्कुल, अपने फॉलोअर्स को बढ़ाने के लिए। गोपी, मंत्रिमंडल में भी किसी फेरबदल के संकेत मिल रहे हैं क्या? बिल्कुल श्वेता, आपको बता दूं कि मंत्रिमंडल में भी फेरबदल होंगे। जो हमारे पास जानकारी हमारे सूत्रों से आ रही है वो यही है कि कैबिनेट में बदलाव होना निश्चित है। करीब 6 से 7 जो अभी मंत्री है उन सबको मतलब उन सबसे रेजिग्नेशन लिया जा सकता है और नया एक पूरा मंत्रिमंडल आएगा। इस तरीके का मंत्रिमंडल आएगा जिसके नाम और चेहरे काफी नए होंगे, लेकिन कुछ ऐसे सीनियर्स को भी रखा जाएगा जो कि पुराने हैं, जो कि एक्सपीरियंस वाले हैं, सरकार को किस तरीके से चलाना है उसके बारे में उनके पास जानकारी है। इस तरीके के चेहरे को भी लाया जाएगा, साथ ही नए चेहरे को भी इसमें मौका दिया जाएगा। इस तरीके की बात अभी तक आई है। हालांकि कैबिनेट का जो रीशफलिंग है वो माना जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात पहुंचे हैं, आज शाम तक उनकी जो मीटिंग है वो हो जाएगी और कल या परसों ये 2 दिन में जो कैबिनेट के नाम है वो भी साफ हो जाएंगे और उनकी भी स्वेरिंग इन सेरेमनी 1 या 2 दिन में हो जाएगी। इस तरीके की बात अभी तक बीजेपी की ओर से पता चल रही है। श्वेता? प्रभु, चाहे हम इसके पीछे देखें कि न देखें कि जाति है कि नहीं और जाति के भीतर भी जाति का विभाजन है कि नहीं, लेकिन लोग जिस तरह से इसे परसीव कर रहे हैं उसमें तो ये समझ में आता है कि ठीक है, अगर दांव सोच कर चला गया है या नहीं चला गया है, लेकिन लोग वो संकेत ले रहे हैं कि पटेल समुदाय से आया है उनका नया मुख्यमंत्री। इस सवाल तो यह है कि अब डिपेंड करता है। मैं तो आपकी बात से सहमत हूँ कि पाटीदार से बात करोगे तो जवाब वही देंगे जो आपको सुनाया गया है। किसी और कास्ट से भी बात करेंगे तो आपको लगेगा कुछ और जवाब मिलेगा। मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि मोदी जी का एक्सपेरिमेंट देखिए आपने। महाराष्ट्र के अंदर ब्राह्मण को बना दिया उन्होंने चीफ मिनिस्टर, हरियाणा के अंदर पहली बार पंजाबी को बना दिया। तो इस तरह से अगर आप एक्सपेरिमेंट उनको देख करके चले कि जहाँ पर एक्सपेक्टेड नहीं है वहां पर, मेरे को लगता है कि मोदी जी ने चुना है पटेल को किसी को, तो आप उसको जाति का नाम दे करके मोदी जी के फैसले के ऊपर थोड़ा क्वेश्चन मार्क लगा रही है कि वो मेरिट के ऊपर नहीं चुन रहे हैं, कास्ट के ऊपर चुन रहे हैं। मोदी जी की वो भावना नहीं रही है। मैं उनको जानता हूँ 40 साल से अंदर। मोदी जिसको भी चुनते हैं वो सरप्राइज एलिमेंट होता है। एक्सीडेंटल वो पाटीदार जरूर है, या कड़वा है या मीठे हैं, मैं उसके अंदर नहीं जाना चाहता, परंतु जाति के ऊपर राजनीति चलती है, इसमें सच्चे है। जाति पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स नाउ, परंतु इस तरह के करना कि वहां पर मोदी जी खुद रहे, बैकवर्ड रहे, उनके नाम से सारा देश उनके साथ जुड़ गया। पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने कास्ट से हट करके वोट दिया लोगों का। ये जरूर है कि हिंदुत्ववादी हैं पाटीदार ज्यादा, जैसे कि वो बोल रहे थे, वो एक डीएन है बीजेपी का कि पाटीदार हिंदुत्ववादी हैं, उसकी वजह से उनको वोट मिलेंगे चाहे किसी भी कास्ट का हो। परंतु कास्ट इंपॉर्टेंट है, देयर इज नो डाउट, कास्ट के बेसिस पे वोट मिलता है, इसलिए उन्होंने पटेल को चुना। उसका फायदा उनको वोटों में हो सकता है, परंतु केवल पाटीदार है इसलिए उनको चुना है। इस बात में मेरे को थोड़ा डर सोचने में लगता है कि मोदी जी की ऐसी सोच है नहीं कि कास्ट के बेसिस पे किसी को वो चुनते हैं। जितने भी उन्होंने गवर्नर चुने, जितने भी मिनिस्टर चुने, आप देख कर लीजिए, जिसका भी इंटरप्रिटेशन आप करते रहे, आपको कोई भी पैटर्न नजर नहीं आएगा कि कास्ट के बेसिस पे चुना जाएगा। जैसे उन्होंने केंद्रीय मंडल में ऐसे लोग चुन लिए जो किसी विशेष समुदाय से संबंधित रखते हैं, इसलिए चुने कि वो उन समुदाय से रखते हैं, मेरिट पे चुना उन लोगों को। तो ये चुनाव से पहले सिर्फ चेहरा बदलना था। इंप्रेशन ये था कि रूपानी जी एक सक्सेसफुल चीफ मिनिस्टर नहीं रहे हैं, सबको साथ लेकर के नहीं चलते हैं और वीक रहे हैं। और जहां 12 साल का नेतृत्व मोदी जी ने सरकार की दिया हो, वहां पर थोड़ी सरकार बीजेपी वीक हो जाए जो 26 साल से वहां पर सत्ता के अंदर है, तो वो रिस्क मुख्यमंत्री, अपने होम मिनिस्टर और प्रधानमंत्री ऐसा रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है कि उनके प्रदेश के अंदर
पहले लोकसभा के चुनाव से पहले गुजरात वो हार जाएं, वो ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहते थे। ये चेंज इसलिए किया गया है कि अगर वहां से प्रधानमंत्री नहीं आते शायद चुनाव नहीं होता। यूपी के अंदर कई बार अटकलें आपने देखा होगा, मीडिया के अंदर लगाई कि वहां पर रीशफल होगा, आज फलाना आदमी ये बन जाएगा, आज ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन जाएगा, नहीं हुआ वहां पर कुछ अभी तक। तो मेरे को लगता है कि इसको सिर्फ ये देखना चाहिए कि गुजरात के अंदर क्योंकि कमजोर हो गई थी पार्टी, ऐसा लगता था कि पहले अगर 99 सीटें आई थी, जवान की संख्या बढ़कर के 112 के लगभग हो गई है, वो रिटेन कर पाएंगे कि नहीं, इसके लिए एक नया चेहरा जरूरी था। उस चेहरे में ऐसा आदमी जो अननोन है, जिसका कोई पास का कोरा कागज जिसको कह सकते हैं, ऐसा ला करके खड़ा कर देना जिसके ऊपर कोई दाग नहीं है। इस तरह भूपेंद्र पटेल जो है वो एक कोरा कागज की तरह है जिसके ऊपर कोई आक्षेप नहीं कर सकता। अब वही देखिए कांग्रेस पार्टी का रिएक्शन क्या आया, कुछ भी नहीं कहते थे भूपेंद्र क्या है, यही कहेंगे कि आपने हटा दिया। तो जब आप व्यक्ति के ऊपर अटैक नहीं कर सकते और सबसे ज्यादा वोटों से जीते हैं, तो मेरिट को आप पहले एम्फेसिस दीजिए। वो मेरिट के अंदर पटेल हैं, चाहे कोई और होता, भूपेंद्र सिंह ठाकुर होते, वो सिंह नहीं है, इसलिए किसी ने कहा कि सिंह भूपेंद्र पटेल सिंह नहीं है, तो सिंह हो सकते हैं, नॉर्मली पटेल सिंह होते हैं, परंतु पाटीदार हैं। पर चुनाव से पहले गुजरात के अंदर मोदी और शाह कोई भी रिस्क लेने के तैयार नहीं होते कि 2024 से पहले जब चुनाव हो वहां पर बीजेपी का मुख्यमंत्री ना हो, ऐसा उनके लिए थोड़ा सोचना मुश्किल है। वाकई जिस राज्य के विकास मॉडल के आधार पर केंद्र में सत्ता पाई और जहां पर विधानसभा चुनावों में पिछली बार जब नतीजे आए तो वहां पर आम लोग ये कहते थे कि बीजेपी को डरा दिया और कांग्रेस को हरा दिया, लेकिन वो डराना किस कारण से था? डराना इस कारण से था कि लोग ये कहते थे कि वो उनके अपने जो मंत्री हैं, उनके विधायक हैं, उनके लिए अप्रोचेबल नहीं रह गए थे। एक ऐसा व्यक्ति भूपेंद्र पटेल के रूप में लाने की कोशिश की गई है मुख्यमंत्री के तौर पर जो मुमकिन है अप्रोचेबल हो, जैसा कि गोपी भी कह रही हैं, क्योंकि उनके अभी तक की भूमिकाओं में, भले मंत्री पद नहीं रहा, लेकिन अभी तक की भूमिकाओं में वो लोगों के लिए आसानी से अप्रोचेबल रहे। लेकिन इस परिस्थिति में प्रभु जी, अगर हम पाटीदार वाला एंगल भी डालकर देखते हैं तो उनकी मांगे जिस वजह से वो सड़कों पर आंदोलित होकर पिछले चुनावों से पहले आ गए थे, सिर्फ एक मुख्यमंत्री के डिक्लेरेशन से वो नहीं होगा। वो मुद्दे जो कि धीरे धीरे बीजेपी के शासन में फिर खोते भी चले गए, उसके लिए आंदोलन के लिए कोई वैसे उस तरह से नहीं निकला जैसे चुनाव पूर्व निकला था। वो चीजें भी अभी एक चैलेंज के तौर पर हो सकता है सामने आए। आएंगे वहां पर पार्टी के अंदर डिसेंशंस हैं, कई लोग हैं जिनको कुछ नहीं मिला, वो शायद डिसीजन जोड़ सकते हैं वहां पर जो परफॉर्मेंस गवर्नमेंट की है उतनी अच्छी नहीं है जितनी मोदी जी के जमाने के अंदर थी। परंतु आप ये मत भूलिए, जितने भी उपचुनाव हुए हैं, जितने भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन हुए हैं, उसके अंदर बीजेपी को काफी सक्सेस मिली है। ये आप भूलिए नहीं इस बात को। पिछले 5 साल के अंदर जितने भी बड़े चुनाव वहां पर हुए हैं, वहां पर कांग्रेस को भी कुछ जीत हुई है, परंतु ज्यादातर जगह पर बीजेपी को पहले से ज्यादा समर्थन नीचे लेवल पर मिला है। अगर वहां पर कांग्रेस कमजोर है, कि कांग्रेस बहुत कमजोर है, वहां पर नेतृत्व नहीं है, परंतु नेगेटिव वोट पड़ता है। कई बार 5 साल के अंदर पावर के अंदर रहे हैं कि मोदी जैसा कोई नेता नहीं है, तो इसलिए ऐसे व्यक्ति को बनाना उनके लिए जरूरी था जो क्लीन छवि का हो, जो सबको साथ लेकर के चले। परफॉर्मेंस की गारंटी देना, अब जो वोट आएंगे इसलिए नहीं आएंगे कि कलेवा पटेल हैं, इसलिए आएंगे एक नया चेहरा है जो अगले 5 साल वहां पर सबको लेके साथ चल सकता है। और कांग्रेस के पास कोई नया चेहरा क्या, पुराना चेहरा भी नहीं है। तो इसलिए कलेवा को लेकर के या पाटीदार को लेकर के बीजेपी वहां पर कमजोर है, नो डाउट अबाउट इट। बीजेपी के अंदर कहां पर टेंशन है बहुत, उसके बारे में डाउट नहीं है। परफॉर्मेंस पहले से बहुत कम है, वो डाउट है उसके ऊपर। तो इसलिए मैंने कह रहा हूं कि 2024 के चुनाव से पहले गुजरात के अंदर अगर प्राइम मिनिस्टर के होते हुए गुजरात अगर हार जाए तो इस बारे में वो रिस्क नहीं लेना चाहते थे। इसलिए रिस्क नहीं लेने के मामले दोनों मिलकर के फैसला किया कि रूपानी जी चाहे अच्छे आदमी हैं, मीठे मधुर आदमी हैं, परंतु इससे स्ट्रॉन्ग छवि के नहीं है, उतनी उनकी मिलने जुलने की छवि नहीं है, तो परिवर्तन करना जरूरी है। इससे नहीं हो कि 99 पहले आए थे, अगर 10 और काम हो गए तो सरकार बाहर हो जाएगी। और उस हिसाब के संकेतों को अगर हम देखें तो हम ये भी देखते हैं कि भूपेंद्र पटेल सबसे अधिक मार्जिन से, एक ऐसे समय में भी जब सीटें भी बड़ी मुश्किल से भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई दिख रही थी, वहां पर भी सबसे बड़े मार्जिन से चुनाव जीत कर आए थे। प्रभु, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। अभी एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक। आज तक बेमिसाल 20 साल।